गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट 2 पेजेस हमने रीड कर लिए थे। उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न स्टेट एंड द नेशन स्टेट्स। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब सबसे पहले तो आइडिया ऑफ द नेशन, नेशन क्या है मीन्स जो लोग आपने देखा था कि मॉडर्न स्टेट्स में जो है डिफरेंट स्टेट्स होती थी, उन पे डिफरेंट डायनेस्टी के रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे होते थे। अब जो नेशन का जो आइडिया था उसमें ये था कि सभी लोगों को पता लगा कि उनकी हिस्ट्री एक है, उनका कल्चर एक है, उन्होंने पास्ट में स्ट्रगल किया था मिलकर, उनकी लैंग्वेज एक है, तो वो अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट स्टेट्स, और इस तरह से आइडिया ऑफ नेशन जो है वो सामने आता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसको किस तरह से लोगों के माइंड में लेकर आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ द नेशन को, क्या इफ़ेक्ट्स रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के यूरोप के ऊपर। तो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में हुई थी, और वहाँ पर 1789 से पहले एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट आप पढ़ चुके हैं कि जिसकी पावर्स पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, जिस गवर्नमेंट की पावर पर किसी तरह का रिस्ट्रेंट नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट मोनार्क था लुई 16, अपने अकॉर्डिंग सारे काम करता था। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में पावर आ गई थी, और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और उन्होंने इस तरह से अपना उसको बनाना, एक नेशन को या उसके डेस्टिनी को शेप देना, ये सब कुछ उन लोगों के हाथों में आ गया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने अलग अलग मेजर्स, प्रैक्टिसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वो सामने लेकर आए लोगों के, जिससे लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है क्रिएट हुई। कलेक्टिव आइडेंटिटी मीन्स कि सभी लोगों को ये लगा कि हम सभी एक हैं, हमारा पास्ट एक था, हमारा कल्चर एक है। किस तरह के आइडियाज़ आए थे? द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड, मीन्स ये फ्रेंच का वर्ड है। तो ला पैट्री द फादरलैंड यानी कि आपका जो कंट्री है, आपकी जो मदरलैंड है, हम मदरलैंड बोल देते हैं, उन्होंने फादरलैंड बोला उसको कि वो सबसे पहले है। उसके बाद एक और चीज़ पे उन्होंने फोकस किया था, ले सिटोयन द सिटीज़न, यानी कि जो फ्रेंच सिटीज़न हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए, यानी कि सभी इक्वल रहेंगे। उसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर हो चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, कि पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था अब उसकी जगह एक नया फ्रेंच फ्लैग आ गया था ट्री कलर में। अब पहले आपने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी, अब उसको बोला जाता था एस्टेट जनरल्स। अब एक्टिव सिटीजन्स उनको चूज़ करते थे। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिनको राइट टू वोट मिला हुआ था, जिनको वोटिंग का राइट मिला था वो एक्टिव सिटीजन्स थे, और जिनको राइट टू वोट नहीं मिला था उनको पैसिव सिटीजन बोलते थे। उन्होंने एस्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया, और ये सब कुछ, और फिर नई नई पोएम्स जो है, राइम्स, ओथ्स टेकन, कस्में खाई गई, लोगों ने प्रोमिस किया, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, जो शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब देश के नाम पर हुआ, यानी कि नेशन को, राष्ट्र को सबसे पहले रखा गया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया सबके सामने। यूनिफॉर्म लाज बनाए गए, यानी सबके लिए लाज बनाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, तो आपको पता है कि फ्रेंच जो था उसमें वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड था पहले, यानी कि एक स्टेट से जाते दूसरी स्टेट में तो वहाँ टैक्स लगता, फिर दूसरी से तीसरी में जाते तो इस तरह से टैक्स, वहाँ भी टैक्स पे करना पड़ता, फिर थर्ड से अगर फोर्थ स्टेट आ जाती तो वहाँ भी टैक्स पे करना पड़ता था।
यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जितनी स्टेट्स होती थी, किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री पर जाने से पहले उसको टैक्स पे करना होता था, तो उन सबको ख़त्म कर दिया गया। एक वेट का और मेज़रमेंट का नया सिस्टम लगाया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, कि वो एक ही रहेगा पूरी कंट्री के लिए। पहले डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स थी, वेट्स की और मेजर्स की। रीजनल डायलेक्ट्स जो थी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी उनकी, उसको इग्नोर किया गया, डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, वो अब एक कॉमन लैंग्वेज बन गई थी सभी की। रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। अब उन्होंने क्या कहा लोगों से कि रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप, कि जो अदर कंट्रीज जो हैं, यूरोप के जो पीपल्स हैं, उनको लिबरेट करना डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म मीन्स एक तरह से निरंकुशता, यानी कि वही एब्सोल्यूट वाली बात आ गई इसके अंदर, कि उन लोगों को नेशंस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इस तरह की जो ये इवेंट्स की न्यूज़ जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची यूरोप के अंदर। स्टूडेंट्स थे और जो अदर मेंबर्स थे, मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाने शुरू कर दिए। जैकोबिन क्लब्स आपने पढ़ा था कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है वो इनका हेड होता था, उसने बनाया था फ्रांस के अंदर। और यहाँ पर क्या होता था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती थी उनके ऊपर डिस्कशन की जाती थी। और वो जैकोबिन क्लब्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग गए और वहाँ पर इस तरह से एक रास्ता मिल गया कि फ्रेंच के अंदर जो हो रहा था, फ्रेंच आर्मी जैसे हॉलैंड के अंदर गई, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s, तो वो अपने साथ इस नेशनलिज्म के आइडियाज़ को लेकर गए अपने साथ इन कंट्रीज़ के अंदर, इन सिटीज़ में। ये मैप आ गया है, ये यूरोप का है, कांग्रेस ऑफ वियना जो हुई थी उसके बाद का। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद ये देखिए कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का किंग बन जाता है 1804 में। ये मिलिटेंट डिक्टेटर है फ्रांस का, डेमोक्रेसी को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरीज के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करता है, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है कि सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल और एफिशिएंट बनाया जा सके। और इसी तरह से एक सिविल कोड ऑफ 1804 लेकर आता है, ये यूजुअली नॉन एज अ नेपोलियनिक कोड। और इसने क्या किया था कि जो ऑल प्रिविलेज इज बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ के बेसिस पर सबको स्पेशल राइट्स जो मिले हुए थे। तो आपने पहले देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और जो फर्स्ट 2 एस्टेट्स थे ना वो टैक्स पे नहीं करते थे, सिर्फ 3rd एस्टेट जो है वो टैक्स पे करती थी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, किसी के पास कोई स्पेशल राइट्स नहीं रहेंगे, और ख़ास करके बर्थ के बेस पर। और उन्होंने इक्वलिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी कि सभी इक्वल हैं लॉज के सामने। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया। और इस तरह से जो दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, इसके कंट्रोल में जितने भी सिटीज़ जो और कंट्रीज़ थे, जो अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, वहाँ पर भी इस कोड को एक्सपोर्ट किया गया। डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपने पढ़ा था कि फ्यूडल के पहले किंग जो होता था वो अपने किसी एक मिनिस्टर को बोलता था कि आप मुझे जो है वो एग्रीकल्चर रिवेन्यू या लैंड रिवेन्यू जो है वो मुझे कलेक्ट करके दें। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होता है कि पहले बिजनेसमैन की हेल्प के लिए गिल्ड्स बने होते थे टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर। उनके ऊपर जो बाउंडेशंस लगाई गई थी, लिमिटेशंस लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड न्यू बिजनेसमैन अब ये सब इंजॉय कर रहे थे अपनी इस न्यू फ्रीडम को लेकर। उनको ये लगता था कि अब वो गुड्स और कैपिटल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक रीजन से लेकर, एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। और इस तरह से लोकल पॉपुलेशन जो थी फ्रेंच रूल के अंडर, उनके जो रिएक्शंस थे
वो मिक्स्ड थे। स्टार्टिंग में वो सोचते थे कि हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वर्साई कि उन्हें हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि वो जो आर्मी है फ्रेंच आर्मी वो लिबर्टी की मैसेंजर है। बट जल्द ही ये उनका जो एंथुजियाज़म था ये चिंताओं में बदल गया और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चल रहे थे, यानी काफ़ी करप्शन हो गया था। जैसे कि टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई, फोर्सफुली लोगों को आर्मी में ज्वाइन करवाया गया ताकि वो रेस्ट ऑफ यूरोप को जीत सके। और इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मिस एडमिनिस्ट्रेशन वाली रही, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ रहे। आज के लिए इतना ही।